देखिए, अभी हम आपको इतिहास का अर्थात हिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव इतिहास से वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस प्रश्न को ज्यादा रटने की आवश्यकता है। हर एक प्रश्न को यदि आप समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे खुद से सोचिए, आपके परिवार में जितने सदस्यों का नाम है क्या खूब रटे होंगे? ये मेरे पापा जी के नाम इनके यह है, नहीं। सुनते सुनते बोलते बोलते याद हो गया होगा। और अभी कभी भी यदि आपसे पूछ दे आपके पापा जी का नाम, भाई जी का नाम, तो आप आराम से बता दीजिएगा। उसी तरह से यदि आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं तो उत्तर निश्चित रूप से उसका क्लियर हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए, अभी हम जो बताएंगे इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, और ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पूछने की भी संभावना है। तो देखिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे कई स्टेप में रहेगा। यह फर्स्ट स्टेप एक तरह से है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पता है, इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि दुनिया में 7 महादेश है। कितना महादेश है? 7 महादेश। उन्हीं 7 में से एक है यूरोप महादेश, जिसमें क्या आता है? इटली और जर्मनी। फिर आगे प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? पता है, फ्रांस में जो है ना बुर्बो वंश, इन्हीं वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा फिर से किया गया था। ना कि फिर से खत्म हो गया था यह वंश, लेकिन फिर से स्थापना किया गया। किनके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा। किस वंश का? बुर्बो वंश। फिर आगे है, मैजनिक का संबंध किस संगठन से है? मैजनिक का संबंध कार्बोनरी संगठन से। कार्बोनरी क्या है? यह एक ऐसा संगठन था जो कि इटली के एकीकरण के लिए इनको एक तरह से क्रांतिकारी लोगों को तैयार करना था। तो यदि आपसे पूछे कि मैजनिक का संबंध किस संगठन से है, यथार्थ कहेगा कार्बोनरी संगठन से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। पता है, ऑस्ट्रिया एक ऐसा क्षेत्र थे जो कि चाहते थे कि न तो इटली का एकीकरण हो और न ही जर्मनी का एकीकरण। समझते हैं ना? जैसे यह लीजिए, इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था और इस सब को एक साथ मिला करके एक जैसा देश या राष्ट्र बनाना, यह हुआ एकीकरण। इटली के कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया का शासन था और फ्रांस के भी कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया का शासन था। यही कारण था कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो या जर्मनी का एकीकरण हो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर चूक हुआ होगा। इधर इटली के कई क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का शासन था और जर्मनी के कई क्षेत्रों पर भी ऑस्ट्रिया का शासन था। और ऑस्ट्रिया को ऐसा लग रहा था और इतना पता था कि जैसे एकीकरण होगा ना, मेरे हाथ से सब क्षेत्र निकल जाएगा। इस तरह अपने क्षेत्र के ऊपर दबदबा बनाए रखने के लिए यह एकीकरण नहीं चाहते थे कि हो। यदि आपसे पूछे ना इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो कहिएगा ऑस्ट्रिया। फिर आगे है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर ने वे काफी इटली के एकीकरण में सहयोग प्रदान किए थे और विक्टर इमैनुअल खुश होकर के इनको प्रधानमंत्री का पद नियुक्त किए थे। विक्टर इमैनुअल एक तरह से शासक थे। फिर आगे है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशा का मतलब धंधा होता है। जैसे हम पढ़ा रहे तो मेरा पेशा हुआ पढ़ाना, टीचर, तो उसी तरह से गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ये पेशे से नाविक थे, अर्थात नौका चलाने वाले थे। पहले नौका चलाने का काम करते थे, उसके बाद सिपाही बने और सिपाही से धीरे धीरे आगे वाला पद बढ़ते गए और एक दिन एक तरह से महान क्रांतिकारी बन गए थे। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट एक वह व्यक्ति थे जिन्होंने कि जर्मन राइन राज का निर्माण कर दिया। फिर आगे है,
रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? यह क्या था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का कहना था, यह जर्मनी के एकीकरण के दौरान इनका कहना था जो बांस से मान गए तो ठीक है, नहीं तो लाश से फिर तलवार से उनको मनवाएंगे कि जर्मनी का एकीकरण हो। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए यह एक तरह से युद्ध नीति का प्रयोग करते थे, छल कपट करके विरोधियों के खदेड़ते थे और धीरे धीरे क्षेत्र को इन्होंने करते करते एक दिन एकीकरण भी कर दिया था। तो जर्मनी के एकीकरण में काफी योगदान रहा था बिस्मार्क का। और यदि आपसे पूछे ना रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन अर्थात किसने अपनाया? किया बिस्मार्क ने। फिर आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से ही जर्मन क्षेत्र का या जर्मनी का एकीकरण एक तरह से पूरा हुआ। फिर आगे है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? सेडोन का युद्ध। फिर आगे प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? पता है? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो हुआ था युद्ध, वह जगह का नाम था एक तरह सा सेडोन। क्या? सेडोन। अभी तो हम पढ़े ही थे, क्या पढ़े थे? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध हुआ फ्रांस और प्रसा के बीच। वही तो पूछा है, फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में कौन सा युद्ध हुआ? सेडोन का युद्ध। फिर आगे है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था ना कूटनीतिक था। कैसे? इनको लग रहे थे कि हमें जर्मनी का एकीकरण करना है और एकीकरण करना मेरे बस की बात सिर्फ नहीं है। मान लीजिए यह बिस्मार्क का क्षेत्र है, यह एक ही बार यदि सबसे टकराए तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये पता है, इसको दोस्त बना करके इसको पहले कूच दिया, फिर उसको दोस्त बना करके दूसरे कूच दिया और आखिरी में जो बचा उसको भी खत्म कर दिया। इस तरह से कूटनीतिक अपना करके या कूटनीतिक के माध्यम से दुश्मनों खदेड़े और एक दिन जर्मन क्षेत्र का एकीकरण कर दिए। तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था, छल कपट करने वाला व्यक्ति। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा है फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या है? फ्रेंच है। देखिए अगला प्रश्न है यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक था मेजनी। पता है मेजनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए एक संगठन बनाया था जिसमें कि युवा लोग ही सिर्फ भाग लिए थे। उनका मकसद था इटली का एकीकरण करना और इटली का एकीकरण करने के लिए छापामार युद्ध करना वैसे सब लोगों से जो कि चाहते हो कि एकीकरण नहीं हो। तो यंग इटली एक सैनिकों का संगठन था, यह बनाया गया था मेजनी के द्वारा। फिर आगे है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज कहा जाता था तुर्की को। मरीज पता है ना, जैसे एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था, क्योंकि चीन पहले बहुत गरीब था तो काफी डेवलप कर गए हैं। उसी तरह से यूरोप का मरीज कहा जाता था तुर्की को। फिर आगे है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप का स्थापना क्या था? मेजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। फिर आगे है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर अर्थात ऑस्ट्रिया का राजा। ये नहीं चाहते थे इटली या प्रसा के एकीकरण हो, बहुत घटिया शासक थे मेटरनिक। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी एक संगठन था, इसके स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में। फिर आगे है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? यह क्या था? गैरीबाल्टी ने। याद रखिएगा बाल्टी में रखा जाता है कुर्ती, ऐसे ट्रिक है, बाल्टी में रखा जाता है कुर्ती, लाल कुर्ती बोले गैरीबाल्टी। फिर आगे है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कुछ देर पहले बताए थे, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वे आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।